एक समय की बात है, दिल्ली नाम के एक छोटे से शहर में राधिका अपने पति संतोष और अपनी सास दमयंती के साथ रहा करती थी। राधिका गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी बहुत खुश थे और फिर कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन राधिका को प्रसव पीड़ा होती है और उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर दमयंती और संतोष चिंता में खड़े होते हैं कि तभी डॉक्टर अपने हाथ में संतोष की संतान को लेकर आती है। डॉक्टर, क्या ये मेरी संतान है? ये ठीक तो है ना? और राधिका, वो ठीक है ना? आपको बेटी हुई है और वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन हम राधिका जी को नहीं बचा पाए। ऐसा कहकर डॉक्टर संतोष की बेटी को दमयंती के हाथ में दे देती है। दमयंती जब बच्चे का चेहरा देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ना जाने हमारे घर में ये मनहूस कहाँ से आ गई। शक्ल से इतनी काली है कि कोयला का रंग भी इसके आगे कम पड़ जाए। ऊपर से टकली भी है, इसके सर पर एक भी बाल नहीं है। नहीं, ये मेरी पोती नहीं हो सकती। ऐसा कहकर दमयंती बच्ची को संतोष के हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा संतोष समझ नहीं पाता कि वो अपनी बच्ची की इस दुनिया के आने की खुशी में खुश हो या फिर अपनी बीवी के इस दुनिया से चले जाने के दुख में दुखी हो। फिर भी जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है, क्योंकि दमयंती संतोष के बच्चे को आंख उठाकर भी नहीं देखती। इसलिए वो खुद ही अपनी बेटी का नामकरण करता है और उसका नाम कनक रखता है। समय इसी तरह बीतने लगता है। कनक 1 साल की हो जाती है, परंतु दमयंती उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और उसे बहुत नफरत करती थी। फिर एक दिन जैसे ही संतोष ऑफिस से घर आता है, दमयंती उसे अपने पास बैठा लेती है और कहती है, देख संतोष, मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और तू भी जानता है कि तेरी उम्र अभी कुछ ज्यादा नहीं है। तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है बिताने को। तू क्या अकेले रहकर अपनी पूरी जिंदगी नरक करना चाहता है क्या? मेरी बात मान और दूसरी शादी कर ले। मैंने लड़की को देख लिया है, लड़की बहुत सुंदर है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। बेचारी का पति एक सड़क दुर्घटना में मर गया। वो लोग भी लड़के की तलाश कर रहे हैं। देख, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और कब ये दुनिया छोड़कर चली जाऊं ये भी नहीं जानती। इसलिए मेरे जीते जी तो वापस से अपना घर बसा ले। मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं देख सकती। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह बेटा, तूने हाँ करके मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। अच्छा सुन, शादी के पहले लड़की को मत बताना कि तेरी एक बेटी भी है। तू जानता है कि तेरी बेटी कितनी बदसूरत दिखती है। अगर उस लड़की को पता चल गया तो पता नहीं वो शादी करेगी भी या नहीं। पर माँ, ये तो गलत बात है। अरे कुछ गलत नहीं है। जब वो इस घर में आएगी तब हम उसे सब बता देंगे। संतोष अपनी माँ की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देता है और फिर कुछ ही दिनों में अच्छा मुहूर्त देखकर दमयंती संतोष और मोहिनी की शादी करा देती है। मोहिनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी 3 साल की बेटी रूपाली भी अपनी माँ की ही तरह अत्यंत आकर्षक और खूबसूरत थी। शादी के बाद मोहिनी और रूपाली संतोष के घर आ जाती है। रूपाली मोहिनी का हाथ छुड़ाकर पूरे घर में घूमने लगती है। तभी घूमते घूमते रूपाली कनक के रूम में पहुंच जाती है। जैसे ही वो कनक को देखती है, वो चिल्ला पड़ती है, चुड़ैल, यहाँ पर चुड़ैल है। रूपाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उसके पास जाते हैं। तभी मोहिनी की नजर भी कनक पर पड़ जाती है और वो संतोष से पूछती है, संतोष जी, ये कौन है? मोहिनी, ये मेरी बेटी कनक है, मेरी पहली पत्नी की बेटी। पर आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि आपकी कोई बेटी भी है। अरे मोहिनी बहू, ये रहे या ना रहे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए ये बहुत मनहूस है, इसलिए हमने तुझे इसके बारे में नहीं बताया। और तू चिंता मत कर, तुझे इसका ध्यान रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बस अपना और संतोष का ध्यान रख। ऐसा कहकर दमयंती मोहिनी को उसके कमरे में ले जाती है। समय इसी तरह बीतने लगता है।
कनक को संतोष के अलावा कोई भी प्यार नहीं करता था, न ही कोई उसके तरफ दया भावना से देखता था। देख कनक बेटा, मैं तेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक लेकर आया हूँ। थैंक यू पापा, एक आप ही हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे खुश करने में लगे रहते हैं, वरना इस घर में कोई और तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तेरे लिए। मैं तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा और इतना प्यार दूंगा कि तुझे किसी और के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतोष कनक को इतना प्यार करता था, ये देखकर मोहिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन अचानक से दमयंती के घुटनों में तेज दर्द उठता है, इसलिए संतोष दमयंती को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है कि तभी उनकी गाड़ी का हाईवे पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें संतोष और दमयंती की मौके पर ही मौत हो जाती है। कनक का एकमात्र सहारा भी उससे छिन जाता है और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ अब और भी ज्यादा बुरा हो जाता है। माँ, मेरी टीचर आज बहुत गुस्सा कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने कई महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। प्लीज आप जल्द से जल्द मेरी स्कूल की फीस भर दीजिए। मुझसे तो तू अब बिल्कुल उम्मीद मत रख कि मैं तेरे स्कूल की फीस भरूंगी। मेरे लिए तू जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पता होता कि तुझ जैसी काली गंजी मनहूस लड़की इस घर में रहती है तो मैं इस घर में शादी करके कभी नहीं आती। तेरा बाप भी खुद तो मर गया और तुझे मेरे सर पर छोड़ गया। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर कनक का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी रूपाली वहाँ आ जाती है। माँ, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मेरी फ्रेंड की शादी है और मुझे पहनने के लिए एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप करने के लिए एक अच्छी सी मेकअप किट चाहिए। हाँ बेटा, अभी निकाल कर देती हूँ। एकदम बढ़िया क्वालिटी का लहंगा लेना जिसमें तू एकदम परी जैसी दिखे। मैं चाहती हूँ कि पूरी शादी में मेरी बेटी जैसा सुंदर कोई ना दिखे। आपके बेटे जितनी सुंदर कोई है भी नहीं माँ। ये बात तो तूने 100 आने की सच कही है। ये सब देखकर कनक आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एक दिन रूपाली अच्छे से तैयार होकर घर से निकल जाती है। वो सुबह की निकली होती है और अब शाम हो जाती है। मोहिनी चिंता में आ जाती है। वो कई बार रूपाली को फोन भी लगाती है, परंतु रूपाली फोन नहीं उठाती। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी है या नहीं। सुबह से शाम हो गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। उसने कहा था कि शादी जल्द ही खत्म हो जाएगी, पर अब तो रात होने वाली है। हे भगवान, कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना गया हो। इतनी चिंता करने के कारण मोहिनी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। यह देखकर कनक मोहिनी से कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, दीदी घर आ जाएंगी। वैसे भी शादी जैसे फंक्शन में टाइम लग जाता है। तुझसे कितनी बार कहा है मुझे माँ कहकर मत बुलाया कर। तेरी माँ नहीं हूँ मैं और तुझे रूपाली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जा यहाँ से, मेरे सर में वैसे ही बहुत तेज दर्द हो रहा है। कनक से मोहिनी की ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो रूपाली को ढूंढने निकल जाती है। परंतु जब वो शादी के कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शादी कल की है। अगर शादी कल की है तो दीदी अभी कहाँ गई है? तभी जिस घर के एड्रेस पर कनक आई थी उस घर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है। अगर तुम रूपाली के बारे में पूछने आई हो तो मैं बता देती हूँ कि रूपाली क्लब गई है और वो भी अपने आवारा दोस्तों के साथ। मैंने उसे कई बार मना किया परंतु उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद कनक उस लड़की के बताए हुए क्लब के एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि रूपाली अपने आवारा दोस्तों के साथ दारू पीकर पार्टी कर रही होती है। जैसे ही रूपाली की नजर कनक पर पड़ती है वो म्यूजिक रुकवाकर तेज आवाज में कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे यहाँ का एड्रेस किसने बताया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी, आप घर चलिए, माँ आपका इंतजार कर रही है। आपकी वजह से वो बहुत चिंता में है और इसी कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। जब रूपाली के माँ के दोस्त कनक को देखते हैं तो वो उसका मजाक बनाने लगते हैं। रूपाली, ये टकली तेरी बहन है? हे भगवान, विश्वास नहीं होता तुम दोनों बहनें हो।
अरे ये मेरी बहन नहीं है, मेरी सौतेली बहन है, और तुम लोग भी मुझे किससे कंपेयर करने में लगे हो? मैं कहाँ और ये कहाँ? उसके बाद रूपाली भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कनक का मजाक बनाने लगती है। कनक आंखों में आंसू लिए क्लब के बाहर आ जाती है। अगर मेरा रंग काला है, मेरे सर पर बाल नहीं है और मैं बदसूरत हूँ, तो क्या इसमें मेरी गलती है? भगवान ने मुझे ये रूप दिया है, आखिर इसमें मेरा क्या दोष है जो ये लोग मुझे ऐसे नामों से बुलाते हैं? क्यों वो मेरा इतना मजाक बनाते हैं? आखिर मैंने क्या किया है? ऐसा कहकर कनक रोने लग जाती है कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी एक घायल चिड़िया पर जाती है। हे भगवान, ये चिड़िया तो बहुत घायल है, मुझे इसकी मरहम पट्टी करनी होगी, नहीं तो ये यहीं पर अपने प्राण त्याग देगी। कनक जल्दी से एक केमिस्ट पर जाती है और कुछ दवाई खरीदकर उस चिड़िया की चोट पर लगा देती है। कनक के ऐसा करते ही वो चिड़िया एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कनक। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं इस रूप में हमेशा के लिए कैद रहती। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत दिखाना मेरा फर्ज है। अगर ऐसा है, तुम दयालु के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। अगर ऐसा है तो आप मुझे खूबसूरत बना दीजिए। लोग मेरे इस रूप का बहुत मजाक बनाते हैं। अगर मैं खूबसूरत हो जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक नहीं बनाएंगे और मैं शांति से इस दुनिया में जी पाऊंगी। कनक के इतना कहते ही परी कुछ मंत्र पढ़ती है और अपनी छड़ी घुमाती है। परी के ऐसा करते ही कनक अत्यंत सुंदर हो जाती है और उसका सपाट सर बालों से भर जाता है। उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। साथ ही साथ मैंने तुम्हारे बालों को अत्यधिक लंबा कर दिया है। और ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई बाल हैं। इन बालों के आगे तुम कोई भी इच्छा प्रकट करोगी तो वो पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। इसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती है और कनक भी अपने घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि रूपाली वहाँ पहले से ही मौजूद है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, मैं कनक हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? इसके बाद कनक रूपाली और मोहिनी को सारी बात बताती है और उन्हें ये भी बताती है कि अब उसके बाल जादुई हो गए हैं। ये सुनकर मोहिनी कहती है, मुझे माफ कर दे कनक बेटा, मैंने तुझे गुस्से में कितना कुछ कह दिया, पर मैं सच कह रही हूँ। मैं रूपाली की चिंता में थी, इसलिए मैंने तुझे इतना कुछ कहा। और हाँ, मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तेरे साथ कितना गलत किया है। मैंने आज तक जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। कनक बहुत भोली थी। अपनी माँ के 2 मीठे शब्द सुनते ही वो उसे माफ कर देती है। बेटा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए तेरे मनपसंद आलू के पराठे बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी रसोई में चली जाती है। मोहिनी के पीछे पीछे रूपाली भी जाती है। माँ, क्या अभी अभी आपने जो कहा वो सच था? बिल्कुल भी नहीं। अरे मुझे तो वो लड़की अभी भी फूटी आंख नहीं लुभाती, पर अब उसके पास वो जादुई बाल हैं। इसलिए मैंने प्लान बनाया है कि मैं उसके पराठे में नशे की दवाई मिला दूंगी और फिर उसे खाते ही वो बेहोश हो जाएगी, जिसके बाद हम उसके जादुई बाल काट लेंगे और उसके बाद हम उस जादुई बाल के जादू का इस्तेमाल करेंगे और इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। क्या बात है माँ, आपने तो बड़ा ही कमाल का आइडिया निकाला है। इसके बाद मोहिनी नशे वाले पराठे बनाती है और कनक को खिला देती है। कनक भी खुशी खुशी में पराठे खा लेती है और फिर वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मोहिनी और रूपाली कैंची की मदद से कनक के जादुई लंबे बाल काटने लग जाती है, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है। वो कैंची मोहिनी और रूपाली दोनों के बाल काट देती है और उन दोनों को गंजा कर देती है। साथ ही साथ वो दोनों बहुत ही बदसूरत भी हो जाती है। जैसे ही कनक को होश आता है, वो मोहिनी और रूपाली को इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है और इसके बाद उसे सारी कहानी का पता चलता है। माँ, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको कुछ भी चाहिए था तो मुझे आप बता देती, मैं अपने जादुई लंबे बालों के जादू से सब कुछ आपको दे देती, लेकिन आपने मेरा फायदा उठाया और मुझे धोखा दिया। मैं बचपन से आप दोनों के साथ सिर्फ इस उम्मीद से रहती आई कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप दोनों मुझे प्यार करेंगे, पर शायद मैं गलत थी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ।
ऐसा कहकर कनक अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और अपने जादुई लंबे बालों की मदद से एक छोटा सा घर ले लेती है और अपने जादुई बालों की सहायता से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है और हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये कहानी सोनाक्षी नाम की एक लड़की की है। सोनाक्षी एक बहुत ही गरीब लेकिन सुखी परिवार में जन्मी थी। उसके परिवार में केवल उसके पिता और उसकी माँ थी। सोनाक्षी के पिता खेतों में काम करते थे, उसी से उनका परिवार चलता था। एक दिन, सुनो भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ, अपना और बेटी का ख्याल रखना। ठीक है, वापस आते समय बिटिया के लिए दूध लेते आइएगा। अब मेरे दूध से इसका पेट नहीं भरता है, दूध पीने के बाद भी रोती रहती है। दूध तो बहुत महंगा हो गया है। तो क्या हम अपनी बेटी को भूखा मार देंगे? कैसे न कैसे करके दूध तो लाना ही पड़ेगा। अभी इतनी छोटी है, दूध के अलावा कुछ खिला पिला भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांग लूंगा। ऐसा कहकर जगमोहन खेतों में काम करने चला जाता है। काम करते करते शाम हो जाती है। शाम को खेत का मालिक आता है। मालिक को देखकर जगमोहन उनसे कहता है, मालिक थोड़े पैसे एडवांस दे दीजिए, बिटिया के लिए दूध लेकर जाना है। ठीक है, ये लो 1000 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। 1000 रुपए लेकर जगमोहन घर की ओर जाने लगता है और रास्ते से अपनी बिटिया के लिए दूध खरीद लेता है। दूध खरीदने के बाद जगमोहन जैसे ही आगे बढ़ता है, एक बहुत जहरीला सांप उसे काट लेता है, जिसके कारण जगमोहन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब इस बारे में उसकी पत्नी को पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। गांव वालों की सहायता से वो अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और फिर अपनी बेटी को गोद में लेकर उससे बातें करने लगती है। मेरी बच्ची, तेरी किस्मत बहुत खराब है। बच्चों के सर पर पिता का साया नहीं होता तो लोग बहुत मजाक बनाते हैं। तेरे सर पर तेरे पिता का साया तो इतनी जल्दी चला गया, लेकिन तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश करूँगी। अपने पति की मृत्यु का सुगंधा पर बहुत गहरा असर पड़ा था, लेकिन अपनी बच्ची के लालन पालन के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता। सुगंधा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसको लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा का काम करना पड़ा, लेकिन वो उसमें भी खुश थी क्योंकि उस काम से वो अपनी बेटी का पालन पोषण कर पा रही थी। इसी तरह समय बीतता चला गया और 10 वर्ष बीत गए। सोनाक्षी भी अब 10 साल की हो गई थी। हालातों ने 10 साल की बच्ची को भी बहुत बड़ा बना दिया था। सोनाक्षी में बहुत समझ थी। उसे पता था कि उसे अपनी माँ से किस चीज की मांग करनी है और किस चीज की नहीं। एक दिन सुगंधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सुगंधा बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तब सोनाक्षी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण आप 3 दिन से काम पर नहीं गई हो। अगर ऐसा ही रहा तो मालकिन दूसरी नौकरानी रख लेगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं मालकिन के यहाँ जाकर काम कर लूँ। ये तू कैसी बातें कर रही है मेरी बच्ची? तू इतनी छोटी है तो वहाँ पर कैसे काम करेगी? वहाँ बहुत सारा काम होता है और ऊपर से तुझे स्कूल भी तो जाना होता है ना। माँ, जब आप घर पर नहीं रहती हो तो घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ, इसलिए मुझे सारा काम आता है। और रही बात स्कूल की, तो वो मैं काम करके फटाफट चली जाऊंगी। अगले दिन सोनाक्षी मालकिन के घर जाती है। सोनाक्षी को देखकर मालकिन कहती है, कौन हो तुम और इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो? मालकिन, आपके यहाँ जो काम करने आती थी मैं उन्हीं की बेटी हूँ। माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह पर मैं काम करूँगी। और इतनी सुबह सुबह आने का कारण ये है कि काम करने के बाद मुझे स्कूल भी जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो, क्या तुम सारा काम कर लोगी? हाँ मालकिन, मैं सारा काम कर लूंगी। मालकिन सोनाक्षी को घर के अंदर लेकर जाती है। सोनाक्षी घर का सारा काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद मालकिन की बेटी दिव्या उठकर हॉल में आती है और वो सोनाक्षी को देखकर हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये लड़की हमारे यहाँ क्या कर रही है? बेटी, ये सुगंधा आंटी की बेटी है, ये यहाँ पर काम कर रही है। तुम इसको पहले से जानती हो क्या?
हाँ मम्मी, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। ये हमारे स्कूल में पढ़ती है और हमेशा मैडम को टेस्ट के लिए याद दिलाती रहती है। अरे वाह, इसका मतलब सोनाक्षी पढ़ने में तेज है। बेटा, तुम्हें सोनाक्षी से दोस्ती करना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर दिव्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर दिव्या स्कूल चली जाती है। काम खत्म करने के बाद सोनाक्षी भी स्कूल चली जाती है। स्कूल में दिव्या अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सोनाक्षी का बहुत मजाक बनाती है, जिस कारण सोनाक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो छुट्टी के समय रोते हुए घर वापस आती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसकी माँ अभी भी सो रही है। वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, देखो ना माँ, मेरे स्कूल में पढ़ने वाली दिव्या आपकी मालकिन की बेटी है। उसने आज मेरा बहुत मजाक बनाया। सोनाक्षी अपनी माँ को बहुत सारी बात बताती है, लेकिन उसकी माँ उसका कोई जवाब नहीं देती। सोनाक्षी को पता चलता है कि उसकी माँ भी उसके पापा की तरह उसे छोड़कर जा चुकी है। सोनाक्षी बहुत रोती है। 10 साल की बच्ची के ऊपर से माँ और पिता दोनों का साया चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। गांव वाले सुगंधा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। बेचारी सोनाक्षी अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। जब छोटी थी तो पिता छोड़कर चले गए और अब माँ छोड़कर चली गई। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कैसे लिखी है। कुछ सालों तक तो सोनाक्षी मालकिन के यहाँ काम करके अपना गुजारा चला रही थी, लेकिन इस बीच उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है। देखते देखते सोनाक्षी 15 साल की हो जाती है, लेकिन अकेले रहने की वजह से सोनाक्षी को दुनियादारी की बहुत समझ हो गई थी। एक दिन जब सोनाक्षी मालकिन के यहाँ काम करने गई, तो उसे पता चला कि वो लोग अब इंडिया छोड़कर विदेश जा रहे हैं। सोनाक्षी बेटा, तू बहुत समझदार लड़की है। इतने दिनों से तू हमारे यहाँ काम कर रही है, लेकिन अब हमारी फैमिली यूएस में सेटल हो रही है, तो अब तू अपने लिए कहीं और काम ढूंढ ले। ये ले, मेरी तरफ से 2000 रुपए रख ले और अपना ख्याल रखना बेटा। सोनाक्षी कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में आंसू थे। वो मालकिन के यहाँ से उल्टे पांव घर आ जाती है और घर आकर बहुत परेशान होने लगती है कि अब उसका क्या होगा। कम उम्र होने की वजह से कोई उसे काम भी नहीं देगा। कुछ दिनों तक 2000 रुपए से सोनाक्षी का गुजर बसर हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचती। काम की तलाश में सोनाक्षी गांव से बाहर निकल जाती है और चलते चलते शहर पहुंच जाती है। शहर में सोनाक्षी को एक बहुत अजीब सा बाजार नजर आता है, जहां पर सब कुछ बहुत सस्ते दाम पर बिक रहा था। अरे, ये कैसा बाजार है? यहाँ सब कुछ इतने कम दाम में मिल रहा है। मुझे किसी से पूछना चाहिए। सोनाक्षी को पास में ही उसकी उम्र की एक लड़की मिलती है। सोनाक्षी उस लड़की से कहती है, सुनो, ये बाजार अजीब सा लग रहा है। यहाँ सब कुछ इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चोरी का सामान आता है और 3rd क्लास क्वालिटी की चीजें बिकती है। लोग यहाँ से सामान खरीदकर उसका हुलिया अच्छा करके बड़े बाजार में महंगे दाम में बेच देते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत मुनाफा होता है। मैं भी यही काम करती हूँ। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। सोनाक्षी उस लड़की को अपने बारे में सब कुछ बताती है। उस लड़की को सोनाक्षी के लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है, इसलिए वो कहती है, तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो और यही काम कर सकती हो। सोनाक्षी को उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो उस लड़की के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। उस लड़की का घर बहुत ही छोटा था, लेकिन सोनाक्षी को रहने के लिए घर और साथी मिल गई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। अगले दिन से सोनाक्षी ने उस लड़की के साथ जाकर वही काम करना शुरू कर दिया। वो उस मार्केट से 3rd क्लास क्वालिटी का लहंगा खरीदती थी और उसको केमिकल में धोकर चमका देती थी और उसी लहंगे को बहुत महंगे प्राइस में बेच देती थी। इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन जब वो दोनों लड़कियां बाजार में अपना लहंगा बेचने गईं, तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखी जो लहंगा खरीद रही थी। सोनाक्षी और उसकी सहेली दोनों उस लड़की के पास गए और उसको अपना लहंगा खरीदने के लिए फोर्स करने लगे। दीदी, आप ये वाला लहंगा ले लीजिए। ये लहंगा बहुत सुंदर है, देखिए कितना प्यारा है। सच में तुम्हारा लहंगा दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है? अरे दीदी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसको सालों साल पहन सकती हो।
ठीक है, फिर मुझे ये लहंगा दे दो। वैसे कितने रुपए का है ये? ज्यादा नहीं, बस 7,000 रुपए का। क्या 7,000? ये तो बहुत ज्यादा है। दीदी, क्वालिटी भी तो देखो कितनी अच्छी है। आप इस बाजार से खरीद रही हो इसलिए ये आपको कम दाम में मिल रहा है, वरना बड़े मार्केट में इसके बहुत दाम हैं। वो लड़की सोनाक्षी के बातों में आकर वो लहंगा खरीद लेती है। दरअसल वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक परी थी, जो समारोह में जाने के लिए पृथ्वी लोक से अपने लिए लहंगा खरीदने आई थी और उसका नाम काजल परी था। काजल परी ने समारोह में जाने के लिए जब लहंगा पहना तो लहंगे के ऊपर पानी गिर गया। ओफो, समारोह में जाने में अभी कुछ ही समय बचा है और इस लहंगे पर पानी गिर गया। कोई बात नहीं, इसे सुखा देती हूँ। काजल परी ने लहंगे को धूप में सुखा दिया, जिस कारण वो लहंगा बिल्कुल बेरंग और खराब हो गया, क्योंकि वो लहंगा तो उस चोर बाजार का था और उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब है। ये सब देखकर काजल परी को बहुत गुस्सा आया। उन दोनों लड़कियों ने मेरे साथ सही नहीं किया, मैं तो उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में काजल परी ने वापस इंसानी रूप धारण किया और लहंगा लेकर सोनाक्षी और उसकी सहेली के घर पहुंच गई। अपने घर में काजल परी को देखकर सोनाक्षी और उसकी सहेली काफी घबरा गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। सोनाक्षी ने कहा, क्या हो गया आप यहाँ? तुम दोनों लड़कियां मेरी तरह कितने लोगों को पागल बना चुकी हो। तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। ये लहंगा कितना बेकार क्वालिटी का है और तुमने इसे मुझे 7,000 रुपए में बेचा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर काजल परी अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत गुस्सा करने लगती है। तब सोनाक्षी रोते हुए अपनी सारी आत्मकथा परी को सुना देती है। दोनों सहेलियों के दुख और गरीबी को सुनकर काजल परी की आंखें नम हो जाती है। अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन ये गलत काम है। बेशक 2 रोटी कम खाओ, लेकिन हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तुम्हारे कारण कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, कितने लोगों के पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी भी समझती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक लहंगा दे रही हूँ जो कि जादुई है। इस लहंगे से तुम अच्छी क्वालिटी के लहंगे मांग सकती हो और फिर तुम लोगों में अच्छी क्वालिटी का लहंगा बेचना, जिससे तुम्हारी प्रशंसा होगी। ऐसा कहकर काजल परी वहाँ पर एक अद्भुत लहंगा प्रकट करती है और वहाँ से चली जाती है। सोनाक्षी और उसकी सहेली लहंगा पाकर बहुत खुश थे। उस दिन के बाद से वो गलत काम करना छोड़ देती हैं और जादुई लहंगे से अच्छी क्वालिटी का लहंगा मांगकर लोगों में बेचने लगती हैं। इससे उनको पहले से भी ज्यादा मुनाफा होता है। इस तरह दोनों सहेलियां अपना जीवन खुशी खुशी और ईमानदारी से व्यतीत करने लगती हैं। नेहा शीशे के सामने बैठकर बाल बना रही होती है। नेहा, मुझे कंघा देना। नेहा सुमन की बातों को अनदेखा कर देती है और अपने बाल बनाती रहती है। नेहा, प्लीज कंघा दे दो ना। नेहा एक बार फिर सुमन को इग्नोर कर देती है, जिस पर सुमन नेहा के कंधे पर हाथ रखती है। नेहा जल्दी से सुमन का हाथ अपने कंधे पर से झटकते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे पापा ने कहा है ना मुझे हाथ मत लगाए कर, वरना मैं भी तेरी तरह सांवली हो जाऊंगी। अपनी बेटियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर राकेश वहाँ पर आता है। नेहा राकेश को सारी बात बताती है, जिस पर राकेश सुमन पर चिल्लाते हुए कहता है, तुझे मैंने कितनी बार कहा है मेरी फूल जैसी बेटी से दूर रहा कर, वरना इसकी चांद जैसी खूबसूरती पर तेरे सावलेपन का दाग लग जाएगा। ऐसा कहकर राकेश नेहा को थप्पड़ लगा देता है। नेहा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। राकेश की 2 बेटियां थी, नेहा और सुमन। नेहा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका रंग गोरा चिट्टा, नयन नक्श सटीक, देखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। वहीं दूसरी ओर सुमन इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसका रंग बहुत ही सांवला था। राकेश और उसकी पत्नी गीता बहुत ही गोरे चिट्टे थे, इसलिए राकेश को अपनी बेटी सुमन बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वो उनके परिवार से मेल ही नहीं खाती, इसलिए वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और बात बात पर उसे डांटता और मारता भी था। आज फिर पापा ने नेहा की वजह से मुझे थप्पड़ मारा है। पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मेरे बच्चे रोते नहीं हैं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना। नेहा बैठे बैठे टीवी देख रही होती है
कि तभी उसे बिरयानी खाने का मन करता है और वो अपने पापा से कहती है, पापा मेरा बिरयानी खाने का मन हो रहा है, क्या बिरयानी ले आएंगे? मेरी नेहा कुछ कहे और मैं वो ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो रुक, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुमन वहाँ खड़ी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, पापा तो बिरयानी लेने जा रहे हैं। आज मैं भी बिरयानी खाऊंगी, मेरा भी कितना मन था। इसके बाद जैसे ही राकेश घर लौटता है तो सुमन देखती है कि राकेश के हाथ में केवल एक ही बिरयानी का पैकेट है और वो उसे निकालकर नेहा को दे देता है, जिससे सुमन का मन दुखी हो जाता है। फिर भी वो अपने पापा के पास जाती है। पापा मुझे भी बिरयानी खानी है। अपनी शक्ल देखी है, खुद तो सड़ी हुई भिंडी जैसी है और मैडम को बिरयानी खानी है। जा, रसोई में सूखी रोटी पड़ी होगी, वो जाकर खा। बेचारी सुमन रसोई में चली जाती है और सूखी रोटी खाने लगती है और यहाँ नेहा उसे चढ़ा चढ़ा कर उसके सामने बिरयानी खाती रहती है। उस घर में सुमन के साथ बहुत भेदभाव होता था। जहाँ नेहा को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था, वहीं सुमन सरकारी स्कूल में जाती थी। राकेश हमेशा नेहा का हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़कर आता था, जबकि सुमन नेहा और राकेश के पीछे पीछे चलती थी। ऐसी ही एक दिन जब वो दोनों को हाथ पकड़ा हुआ देखती है तो उसके अंदर अपने पिता का प्यार पाने की इच्छा जागती है और वो अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर राकेश उसका हाथ झटकते हुए कहता है, अरे तुझे कितनी बार कहा है, मुझे या नेहा को हाथ मत लगाया कर। तुझे समझ नहीं आता क्या, सावली मनहूस कहीं की। ये सब सुमन के साथ अक्सर ही होता था। जब भी कोई सामान आता तो सबसे पहले नेहा को ही दिया जाता। कोई खाने का सामान आता तो वो भी नेहा को ही दिया जाता। कभी कभी गीता कुछ न कुछ बचा कुचा कर सुमन को दे ही दिया करती थी। गीता अपनी बेटियों में बिल्कुल भी अंतर नहीं करती थी, पर वो चाहकर भी ये बात राकेश के मन में नहीं डाल सकती थी। एक दिन राकेश की माँ यानी नेहा और सुमन की दादी रमा उनके घर पर आती है। रमा सफर से थककर सोफे पर बैठी होती है। नेहा भी वहीं खड़ी होती है, पर वो कुछ नहीं करती। लेकिन सुमन जल्दी से भागकर अपनी दादी के लिए पानी लेकर आती है। बात है, मेरी पोती नेहा तो आज और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। बचपन में तो ये सुंदर लगती थी, लेकिन लगता है बड़े होने के साथ साथ इसकी खूबसूरती भी बढ़ती ही जा रही है। देख मेरी बेटी, मैं तेरे लिए गांव की सबसे टेस्टी चॉकलेट लाई हूँ। थैंक यू सो मच दादी, ये चॉकलेट तो बहुत बड़ी है। दादी, मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई हो क्या? अरे तेरे चेहरे का तो रंग ही चॉकलेट जैसा है, तो क्या चॉकलेट खाएगी? जा जाकर अपनी माँ की रसोई में मदद करा। ये सब देखकर नेहा हंसने लगती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। पहले तो केवल घर में राकेश ही नेहा और सुमन में भेदभाव करता था, पर अब उसकी दादी यानी रमा भी दोनों बच्चों में भेदभाव करने लगती है। नेहा को अत्यधिक प्रेम और सुमन को अत्याचार मिलने लगता है। एक दिन राकेश अपनी माँ और दोनों बेटियों को लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी रास्ते में एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछली सीट पर होने के कारण सुमन और नेहा को तो कुछ नहीं होता, पर रमा और राकेश को काफी चोटें आती है। रमा और राकेश को देखकर तो नेहा अपना मुंह बना लेती है, पर सुमन दोनों के पास जाती है। नेहा, जल्दी इधर आओ, हमें इन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, वहाँ खून है, मुझे खून बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं नहीं आऊंगी। इसके बाद सुमन खुद ही कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और फिर ऑटो रुकवाकर अपने पापा और दादी को अस्पताल पहुंचाती है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो लोग बेड रेस्ट करने लगते हैं। गीता अपनी दोनों बेटियों को अपने पति और सास की मदद के लिए उनके पास बिठाकर रसोई में चली जाती है, पर जहां सुमन उन दोनों का ख्याल रख रही होती है, वहीं नेहा अपने पापा के फोन में गेम खेल रही होती है। नेहा बेटा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी सर में मालिश कर दे।
पापा अभी मैं लास्ट लेवल पर हूँ, मुझे मेरी गेम पूरी करने दीजिए, नहीं तो मैं आउट हो गई तो सीधा फर्स्ट लेवल पर पहुँच जाऊंगी। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ से तेल गरम करवा कर लाती हूँ और आपके सर की मालिश कर देती हूँ, उससे आपका सर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। इसके बाद सुमन हल्के गुनगुने तेल से अपने पिता के सर में अच्छे से मालिश करती है, जिससे राकेश का सर दर्द पूरे तरीके से गायब हो जाता है। अगले दिन गीता रुई और पानी से भरे बर्तन को नेहा को देते हुए कहती है, बेटा नेहा, डॉक्टर ने इन दोनों के जख्मों को रोज साफ करने के लिए कहा है। तुम इस पानी और रुई की मदद से इनके जख्म साफ कर दो, जब तक मैं इन दोनों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। माँ, जख्म तो दिखने में बहुत ही गंदे होते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये। कोई नहीं माँ, आप ये पानी और रुई यहीं रख दो, मैं दादी और पापा के जख्म साफ कर दूंगी और उन पर फिर दवा भी लगा दूंगी, इससे दोनों को आराम मिलेगा। इसके बाद सुमन राकेश और रमा दोनों के घाव साफ करके उन पर दवा लगा देती है। फिर अगले दिन नेहा राकेश के पास आती है और कहती है, पापा मुझे पैसे चाहिए, मुझे चॉकलेट खरीदनी है। बेटा, मैं इतने दिन से बेड पर हूँ, काम पर नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी हो रहा है। ऐसे समय में मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? क्या पापा, आप भी कैसे पापा हो, मुझे एक चॉकलेट तक नहीं दिला सकते, मुझे पैसे चाहिए बस। नेहा पैसे लेकर ही मानती है। सुमन भी वहीं खड़ी होती है। सुमन को देखकर राकेश कहता है, बेटा तुझे भी चॉकलेट चाहिए? नहीं पापा, आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। आज उस बिस्तर पर असहाय लेटे हुए राकेश और रमा दोनों को ही अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्हें अब पता चल चुका था कि बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, अगर कुछ मायने रखता है तो वो इंसान के अंदर की सुंदरता। फिर धीरे धीरे सुमन की सेवा से उसकी दादी और राकेश बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो सुमन से उसके और नेहा के बीच भेदभाव करने के लिए माफी मांगकर उसे गले लगा लेते हैं। जिसके बाद रमा सुमन को एक बड़ी सी चॉकलेट देती है। सुमन उस चॉकलेट का आधा हिस्सा नेहा को दे देती है। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा तुम्हें चढ़ाया, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मुझे अपना हिस्सा दे रही हो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बस मैं तो चाहती हूँ कि सब मुझसे प्यार करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमन की ये इच्छा उसके अच्छे व्यवहार की वजह से पूरी हो जाती है। अब पूरा परिवार उसे प्यार करने लगता है और सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जादुई सोने और चांदी के फूल का घर। किसी गांव में राधिका नाम की एक गरीब और अनाथ लड़की रहती थी। राधिका का एक सौतेला भाई भी था जो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। राधिका जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और अभी कुछ वक्त पहले कैंसर की वजह से उसके पिता की भी मौत हो जाती है। राधिका के पिता फूल बेचने का काम करते थे और उनके जाने के बाद राधिका भी अपना गुजारा चलाने के लिए फूल बेचने का काम शुरू कर देती है। एक दिन राधिका का सौतेला भाई अंकित अपने दोस्तों के साथ राधिका के पास आता है और उससे बोलता है, सुन, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे दे। एक तो तू कोई काम करता नहीं है, ऊपर से हमेशा पार्टी के लिए पैसे मांगने आ जाता है। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे बेवजह 1 भी रुपए नहीं देने वाली। अंकित का दोस्त उसे कहने लगता है, अरे अंकित, तू तो कह रहा था कि तेरी बहन तेरे से डरती है, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ तेरी बहन उल्टा तुझे ही धमकी दे रही है। हाँ अंकित, तेरे घर में तो तेरी एक पैसे की भी इज्जत नहीं है। चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। आज के बाद हम कभी भी अंकित से बात नहीं करेंगे। दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती देख अंकित को बहुत गुस्सा आता है। अंकित उसी वक्त राधिका को जोरदार तमाचा लगा देता है। तूने मुझे क्यों मारा? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे दोस्तों के सामने तूने मेरी बेइज्जती करवाई है। आज मैं तुझे बहुत मारूंगा। इतना बोलकर अंकित राधिका को और भी पीटने लगता है।
उसके बाद अंकित अपने दोस्तों से कहता है, अब तो तुम सबको पता चल ही गया होगा इस घर में किसका राज चलता है। हाँ अंकित, सच में तू बहुत बहादुर है। अब हमें तेरी बहादुरी का पता चल गया। अपने दोस्तों की झूठी तारीफ सुनकर अंकित बहुत खुश होता है। सुनो, आज पार्टी में जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सब मैं ही करूँगा। आज की पार्टी मेरी तरफ से। ये सुन अंकित के दोस्त खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद अंकित घर में जितने भी पैसे रखे थे सब लेकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी राधिका कुछ नहीं कर पाती है और सिर्फ रोती रह जाती है। मैं इतनी धूप में बाहर जाकर इतनी मेहनत करती हूँ ताकि हमें ढंग का खाना नसीब हो सके, और ये हमेशा सारे पैसे ले जाकर अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता है। अगर इससे कुछ बोलो तो उल्टा मुझे ही पीटने लगता है। इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन राधिका बाजार से कुछ सामान लेकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बड़ी सी चिड़िया नजर आती है। अरे, ये चिड़िया तो कितनी बड़ी है। आज से पहले तो मैंने कभी भी इतनी बड़ी चिड़िया नहीं देखी। चिड़िया राधिका के पास आती है और उसे बोलती है, मुझे बचा लो लड़की, एक डाइन मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है। क्या सच में? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी अचानक वहाँ डायन आ जाती है। यही है वो डायन, ये बहुत बुरी है, मुझे इसे बचा लो। ए लड़की, मैं इस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तो चुपचाप यहाँ से चली जा। नहीं नहीं, मैं इस चिड़िया को तुम्हारे हवाले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली। अच्छा, कोई बात नहीं, मत जा, अभी तुझे बताती हूँ। राधिका वहीं मौजूद बड़े बड़े पत्थर उठाती है और डायन पर हमला कर देती है। डायन जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई है, मेरे सर से खून आ रहा है। अभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे से गलती हो गई। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद डायन वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर राधिका बहुत खुश होती है। उसके बाद चिड़िया राधिका से कहती है, मैं पक्षियों की जादुई दुनिया से आई हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी दुनिया की रानी चिड़िया तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी जादुई दुनिया कहाँ है? तुम मेरे पेट पर बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया में लेकर चलूंगी। उसके बाद राधिका चिड़िया के पीठ पर बैठ जाती है और चिड़िया उसे हवा में उड़ाते हुए अपनी जादुई दुनिया तक लेकर जाती है। चिड़िया राधिका को अपने लोक की रानी चिड़िया के पास लेकर जाती है। चिड़िया रानी चिड़िया से कहती है, रानी चिड़िया जी, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आई हूँ। कौन है ये और इसे तुम यहाँ लेकर क्यों आई हो? इसका नाम राधिका है और ये लड़की बहुत बहादुर है। इस लड़की की वजह से आज मेरी जान बच पाई है। सच में? राधिका, तुमने मेरी लोक की चिड़िया को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया रानी 2 सोने और चांदी का फूल निकालती है और राधिका से कहती है, ये दोनों फूल हमारे लोक के जादुई सोने और चांदी के फूल हैं। ये फूल 10 साल बाद उगते हैं। ये दोनों सोने और चांदी के फूल तुम किसी जंगल में जाकर लगा देना। 2 दिन बाद उस जगह पर सोने और चांदी के फूल का घर बन जाएगा। सोने के फूल के घर के अंदर से तुम्हें हर रोज 10 सोने के सिक्के मिलेंगे और चांदी के फूल के घर के अंदर तुम सुरक्षित रह सकती हो। रानी चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर राधिका बहुत खुश होती है। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। रानी चिड़िया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर राधिका सोने और चांदी का फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधिका अपने गांव के जंगल में जाती है और दोनों सोने और चांदी के फूल को जमीन के अंदर रख देती है। इतना करके राधिका अपने घर वापस चली जाती है और 2 दिन बाद फिर से उसी जगह पर आती है। राधिका देखती है कि वहाँ एक सुनहरे फूल का घर बना हुआ है और साथ ही चांदी के फूल का घर बना हुआ है। राधिका सुनहरे फूल के घर के अंदर जाती है और उसे वहाँ 10 सोने के सिक्के मिलते हैं। मैं ये सारे सोने के सिक्के बाजार में बेच दिया करूँगी। मुझे ये सारे सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं अपने सौतेले भाई के साथ नहीं रहूंगी, बल्कि इस चांदी के घर में रहूंगी। उसी जंगल में अंकित अपने दोस्तों के साथ घूमने आया होता है और वो राधिका को देख लेता है। अंकित राधिका के पास आता है, तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं,
अरे अंकित, ये तो सोने और चांदी के फूल के घर हैं और राधिका के हाथ में 10 सोने के सिक्के भी हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों सोने और चांदी के फूल के घर जादुई हैं। चल अंकित, इस सोने और चांदी के फूल के घर को यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा करने के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम सारे यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको बहुत मारूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर अंकित राधिका को मारने के लिए आने ही वाला होता है। तभी राधिका भागकर चांदी के फूल के घर के अंदर चली जाती है। अंकित भी राधिका के पीछे पीछे चांदी के फूल के घर के अंदर चला जाता है। अंकित के चांदी के फूल के घर के अंदर जाते ही उसे जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। अंकित की ऐसी हालत देख अंकित के दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद राधिका जादुई चांदी के फूल के घर से कहती है, हे जादुई चांदी के फूल के घर, अब अंकित को छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि बिजली के झटकों से इसकी मौत हो जाए। राधिका के ऐसा कहने के बाद जादुई चांदी के फूल का घर बिजली के झटके देना बंद कर देता है। ये सब देखकर अंकित को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कहता है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत बुरा हूँ। जिन दोस्तों को मैं अपना मानता था वो तो मुझे मुसीबत में देखकर खुद भाग गए और आपने मेरी जान बचाई। मैं तो तुझे कब से समझाती थी कि तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ था। आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगा और फिर से कभी इन लड़कों से बात नहीं करूंगा। इस तरह उस दिन से अंकित हमेशा के लिए सुधर जाता है। राधिका जादुई सोने के फूल के घर से सोने के सिक्के लेकर अपना गुजारा करती थी और गांव के गरीब लोगों की भी मदद किया करती थी। राधिका के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने भाई के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।